क्या तमिलनाडु में धुर विरोधी डीएमके और एआईएडीएमके सरकार बनाने के लिए मिलाएंगे हाथ? क्या स्टालिन और पलानीस्वामी सूबे में सरकार बनाने के लिए गलबैयां करने वाले हैं? क्या तमिल सुपरस्टार विजय को सरकार बनाने से रोकने के लिए द्रविडियन विचारधारा को मानने वाले तमिलनाडु के दोनों ही दल डीएमके और एआईएडीएमके 4 दशकों पुरानी राजनीतिक विरोध को त्यागने वाले हैं? तमिलनाडु चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा के होने और जनता द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद भी डीएमके और एआईएडीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाने के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इस संभावना को बल मिलता जा रहा है। ये भी कयास लगाया जा रहा है कि एआईएडीएमके डीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़कर एनडीए से बाहर आ सकती है। देश में ऐसी राजनीति कब कब हुई है, हम विस्तार से आपको बताएंगे और इतिहास में भी लेकर जाएंगे। आप देख रहे हैं द फेडरल देश, मैं हूं मनीष कुमार। तमिलनाडु में लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। विधानसभा चुनाव में जनता ने टीवीके को उसके पहले ही चुनाव में सबसे बड़ा दल बना दिया। विजय की पार्टी को 108 सीटों पर विधानसभा चुनाव में सफलता मिली, लेकिन 234 सीटों वाले विधानसभा में बहुमत से फिर भी वो 10 सीटें दूर रह गई। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर थलापति विजय से 118 विधायकों के समर्थन वाली सूची मांग रहे हैं, तभी उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा। विजय को कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन है, फिर भी बहुमत के लिए उन्हें 5 और विधायकों का साथ चाहिए। विजय को मुश्किलों में घिरता देख ये कहा जा रहा है कि डीएमके और एआईएडीएमके सक्रिय हो गई है और विजय को रोकने के लिए दोनों ही दल आपस में बातचीत भी कर रही है। ये सूत्रों के हवाले से अलग अलग न्यूज चैनलों पर खबर बताई जा रही है। डीएमके और एआईएडीएमके इसलिए साथ आना चाह रहे हैं क्योंकि थलापति विजय ने दोनों दलों को विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या एआईएडीएमके अपनी सबसे बड़ी नेता जयललिता के साथ 1989 में तमिलनाडु विधानसभा में डीएमके विधायकों द्वारा किए गए उस अपमानजनक व्यवहार को भुला देगी क्योंकि उसे सत्ता हासिल करना है। 25 मार्च 1989 की ये घटना है जब नेता विपक्ष रही जयललिता पर डीएमके के सदस्यों ने हमला बोला था। जयललिता ने तब खुद कहा था कि उनके बाल खींचे गए, उनकी साड़ी भी सदन में खींची गई। फिर उन्होंने प्रण लिया सदन में मुख्यमंत्री बनने के बाद ही वे लौटेंगी और 1991 में वो बतौर मुख्यमंत्री तमिलनाडु विधानसभा में लौटी। लेकिन डीएमके के साथ उनकी तल्खी कभी खत्म नहीं हुई। जयललिता आज मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी एआईएडीएमके डीएमके के साथ सरकार बनाने के फिराक में है। राजनीति में दो धुर विरोधियों का साथ आना कोई नई बात नहीं है। इससे राजनीतिक मजबूरी कहें या अवसरवादी राजनीति में ना तो कोई अस्थायी दोस्त होता है और न दुश्मन। इस कहावत को कई राज्यों में कई मौकों पर पूर्व में आजमाया जा चुका है। कभी कट्टर विरोधी रही सपा और बसपा ने 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में गठबंधन का ऐलान किया था। 2 दशक पुरानी दुश्मनी को भुलाकर दोनों पार्टियों ने इसे राजनीतिक क्रांति बताया। इस समझौते के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने 1995 के गेस्ट हाउस कांड को भी भुला दिया क्योंकि मकसद बीजेपी को रोकना था। तब मायावती ने कहा कि बुआ और बबुआ यानी सपा बसपा गठबंधन एक स्वाभाविक गठबंधन है जो लंबे समय तक चलेगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। इससे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने दिसंबर 1993 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए गठबंधन किया था। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए दोनों दल तब साथ आए थे। उस समय का मशहूर नारा भी चला था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। बसपा के समर्थन से मुलायम सिंह यादव तब मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये गठबंधन 2 साल भी नहीं चला। मायावती ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिससे मुलायम सरकार अल्पमत में आ गई। 2 जून 1995 को लखनऊ के एक स्टेट गेस्ट हाउस में मायावती पर हमला हुआ था। आरोप लगा सपा विधायकों ने उनके साथ बदसलूकी की है। यह घटना गेस्ट हाउस कांड के नाम से मशहूर हुई। इसके बाद मायावती और सपा के रिश्तों में गहरी कड़वाहट आ गई।
कई वर्षों तक दोनों दलों ने न चुनाव पूर्व और न चुनाव के बाद कोई गठबंधन किया। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में दोनों दल एक बार फिर से साथ आए, लेकिन यह गठबंधन भी ज्यादा समय तक नहीं टिका। उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। साल 2015 में 2014 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद बिहार की राजनीति के दो ध्रुव विरोधी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने साथ हाथ मिलाया, कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा और सरकार भी बनाई। लेकिन 2017 में नीतीश कुमार फिर से एनडीए के पाले में चले गए। 2022 में फिर से नीतीश कुमार बीजेपी से नाता तोड़कर एनडीए से बाहर आ गए। लालू प्रसाद की आरजेडी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई। फिर 2024 में नीतीश महागठबंधन को छोड़ एनडीए में शामिल हो गए। नीतीश कुमार की इन हरकतों के चलते पलटू राम का तमगा भी उन पर चस्पा हो गया। जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी पीडीपी को पहले देश विरोधी पार्टी करार देती थी, उसी पीडीपी के साथ मिलकर 2015 में बीजेपी ने राज्य में सरकार बनाई। बीजेपी पीडीपी के इस गठबंधन की काफी आलोचना भी हुई थी। पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने। 2016 में महबूबा मुफ्ती ने मुफ्ती मोहम्मद सईद की जगह ली, लेकिन जून 2018 में बीजेपी द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद ये सरकार गिर गई। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कभी कोई सरकार बनाने के लिए अलायंस नहीं हुआ, लेकिन भविष्य किसने देखा है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, राजनीति में ना तो कोई सदा के लिए दोस्त होता है और न दुश्मन। तो क्या पता हाल के विधानसभा चुनाव के जिस प्रकार के नतीजे आए हैं, उसके बाद भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, कौन किसके साथ कब हाथ मिला ले। जिस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने वाम दलों को सत्ता से बाहर कर दिया, वही ममता अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी से शर्मनाक हार के बाद सड़कों पर आ गई है। इंडिया अलायंस को मजबूत करने की बात कर रही है, जिस गठबंधन में वाम दल भी शामिल हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हार के बाद ममता के राजनीतिक वजूद पर बनाया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या पता ममता कभी बीजेपी को हराने के लिए लेफ्ट के साथ हाथ मिला ले। वामपंथियों को भी खोई हुई राजनीतिक जमीन की तलाश है। ऐसे में राजनीति में इस प्रकार की संभावनाओं से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।